नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक स्वेज नहर को लिए हैं। स्वेज नहर ब्रह्मास्त्र में आज का टॉपिक क्या है? स्वेज नहर। यह 8वां टॉपिक है। इससे पहले 8 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, विभिन्न टॉपिक पे लिया गया है, जिसे आज का स्वेज नहर है। तो पीछे 7 वीडियो पड़ा हुआ है ब्रह्मास्त्र नामक एक प्लेलिस्ट में, तो वहां पे देखिए आप, समझे। चलिए इसे कवर करते हैं आज। स्वेज नहर एक मानव द्वारा निर्मित नहर है। यह जो स्वेज नहर है मानव द्वारा निर्मित नहर है, जो मिस्र देश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मिस्र में। स्वेज नहर कहाँ पाई जाती है? मिस्र में पाई जाती है। यह भूमध्य सागर के दक्षिण भाग को लाल सागर के उत्तरी भाग से जोड़ती है। मैप में समझते हैं, यह भूमध्य सागर है। यह क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का इधर दक्षिण, इधर क्या भाई, इधर अगर इधर उत्तरी भाग है तो ये दक्षिणी भाग हो गया। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो भूमध्य सागर के दक्षिणी भाग, और ये लाल सागर, ये लाल सागर, लाल सागर के ऊपर में उत्तरी भाग होगा। लाल सागर के उत्तरी एवं भूमध्य सागर के दक्षिणी भाग को जोड़ती है। यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये बात बोल रहे हैं, एक सेकेंड में इधर बन गया। भूमध्य सागर का उत्तरी भाग देख रहे हैं, ये दक्षिणी भाग, भूमध्य सागर का दक्षिणी, ये लाल सागर है, ये लाल सागर का उत्तरी भाग को जोड़ती है या स्वेज नहर। समझ में आ गया होगा, समझे। स्वेज नहर होता क्या है कि आप देखिएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये देश है, इस जगह यहाँ तक लाल सागर हुआ करता था, यहाँ तक लाल सागर हुआ करता था। इस जगह भूमि मिस्र का था, मिस्र देश है, मिस्र का भूमि था। यहीं पे काट दिया गया और भूमध्य सागर को इधर से जा गई है लाल सागर। ये अरब खाड़ी है, अरब की खाड़ी है, समझे। तो बंगाल की खाड़ी इधर, अरब प्रायद्वीप है, अरब की खाड़ी है, यह अरब प्रायद्वीप है। इधर से क्या रहती भाई? लाल सागर है। यह लाल सागर और स्वेज नहर के बीच में एक भूमि बंधा हुआ था, समझे। यही काट दिया और नहर बनाया गया, इसे ही कहते हैं स्वेज नहर। समझ में आया? ये मानव द्वारा निर्मित है, मानव ने बनाया, स्वतः नहीं बना है। और क्या है भाई? सागर को भूमध्य सागर के दक्षिण भाग, मतलब निचला भाग को लाल सागर के ऊपरी भाग को जोड़ती है, यानी उत्तरी भाग को। यहाँ पे देखें स्वेज नहर, चूंकि लाल सागर हिंद महासागर में मिलता है। लाल सागर कहाँ पे मिलता है भाई? हिंद महासागर में। ये देख रहे हैं, लाल सागर हिंद महासागर में नहीं मिला। ये क्षेत्र क्या है? ये लाल सागर, ये हिंद महासागर है। ये लाल सागर है, ये लाल सागर, ये पूरा क्षेत्र हिंद महासागर का है। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब खाड़ी ना, तो लेकिन क्षेत्र तो हिंद महासागर का है। तो हिंद महासागर से यह लाल सागर जुड़ा हुआ है। वही बात है, हिंद महासागर से लाल सागर मिलता है। चूंकि लाल सागर हिंद महासागर से मिलता है, स्वेज नहर पश्चिम से पूर्व में आने के लिए एक बेहद जरूरी शॉर्टकट यानी छोटा रास्ता है। देखिए, अब बताइए, पहले यहाँ से आने के लिए इधर से यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ जाइए, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, भारत आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो कितना लंबा रास्ता था जी। और स्वेज नहर बन गया तो बस यहाँ से निकलेंगे, इधर से नाव लेके पहुंच गए यहाँ पे, पानी वाला जहाज लेके। तो ये स्वेज नहर जब बना, ये शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है यूरोप और उत्तर पूर्व, क्या नाम है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए। ये क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया का कहलाता है। दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें बहुत सारा देश है, पाकिस्तान भी आएगा, भारत और इंडोनेशिया का जितना भी है, सब सिंगापुर, सब कुछ आ जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, जिसमें भारत भी है। तो भारत से व्यापार करने के लिए इतना बड़ा जो रास्ता पहले चल के आया करता था, पानी वाला जहाज, तो वास्को डी गामा भी इसी रास्ते से आए थे। वास्को डी गामा, समझे। 1498 जो भारत की समुद्री मार्ग का पता लगाते लगाते भारत पहुंचे थे वास्को डी गामा, या इसी मार्ग का अनुसरण किए थे। बाद में स्वेज नहर बना है। कब बना है यहाँ देखते हैं, समझे। बेहद जरूरी शॉर्टकट है। यहाँ पे देखिए, अब इस जगह बन गया शॉर्टकट, यहाँ से लाल का सागर से निकल गए हम लोग। सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। फ्रांसीसी इंजीनियर है, नाम है फर्डिनेंड। इसके देखरेख में 1858 में, जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था भारत में, 1858 में ही फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर का
निर्माण शुरू हुआ था, बन के तैयार नहीं हुआ था, निर्माण शुरू हुआ था। जबकि सन 1869 ईस्वी में जब गांधी जी का जन्म हुआ था ना, 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। यातायात के लिए मतलब आने जाने लगा, कब से? 1869 से। तो 58 देख लीजिए कितना दिन में बन के तैयार हो गया, 58 से बनना शुरू हुआ, 69 में बन के तैयार हो गया। कितना बचा? एक, 6 में पहुंच गया, 11 साल में बन के तैयार हो गया। सोचिए 11 साल में सुएज नहर बन के तैयार हो गया था। सोचिए कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट होगा ना। पहले केवल दिन में ही जहाज नहर को पार करते थे। पहले शुरू में जब 1869 में यह नहर खोला गया तो सिर्फ दिन में ही जहाज का आवागमन था, जाते आते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ थे, पर 1887 ईस्वी से, कब से? 1887 ईस्वी से रात में भी पार होने लगी। कौन सा जहाज? पानी वाला जहाज। नहर में तो पानी वाला जहाज ना चलेगा जी, हवा वाला थोड़ी, पानी वाला जहाज रात के अलावा दिन में 1887 से भी, दिन के अलावा रात में 1887 से शुरू हो गया ना। वर्तमान में सुएज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। सुएज नहर से जितना भी टैक्स आएगा किसके अंतर्गत आएगा? मिस्र देश के पास जाएगा ना। तो सुएज नहर किसके नियंत्रण में भाई? मिस्र देश के नियंत्रण में है। वहीं नील नदी का मुहाना है, इसलिए मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं ना जी। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। सुएज नहर का जलमार्ग देखते हैं। सुएज नहर का जलमार्ग क्या है भाई? सब चीज समझते हैं। सुएज नहर जलमार्ग में आने जाने होता, आने जाने। सुएज नहर में जाने होगा, एक सेकंड, टाइप मिस्टेक हो गया। सुएज नहर जलमार्ग में जाने के लिए 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है जहाज। यहाँ सुएज नहर में जहाज, आपको बता दें ऐसे होगा। सुएज नहर में ये जो पानी वाला जहाज जाती है तो इसका स्पीड 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो वही बात है, तो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आखिर क्यों 12 से 15 किलोमीटर? काफी समय लग जाएगा, स्पीड तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों? क्योंकि अधिक तेज गति से चलने पर सुएज नहर के किनारे के टूटने का खतरा बना रहता है। अगर स्पीड से मान लीजिए एक सेकेंड, अब बताइए, इधर से भी बाउंड्री है भाई मिस्र का है। इसमें 12 से 15 किलोमीटर तक का स्पीड से पानी वाला जहाज चल सकती है, क्योंकि जहाज भी तो लंबा बहुत बड़ा होता है। अब इससे ज्यादा अगर स्पीड करेगा ना तो ये तट टूटने का खतरा बना रहेगा। किसका? तट टूटने का खतरा बना रहेगा। यही बात यहाँ पे है, समझे? तेज से चलेगी, तट टूटने का खतरा बना रहेगा। देख रहे हैं, यही है सुएज नहर। यहाँ पे देख रहे हैं सुएज नहर ये है। ये पहले भूमि जुड़ा हुआ था अरब प्रायद्वीप के साथ और मिस्र के साथ, ये भूमि संलग्न था। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को मिला दिया गया, यहाँ काट के सुएज नहर बना है। समझे? इस नहर को पार करने में सामान्यतः 12 घंटे का समय लगता है। 12 घंटे का समय लगता है। 12 से 15 किलोमीटर तक का स्पीड रहेगा। और इस नहर से एक साथ 2 जलयान पार नहीं कर सकते हैं। मतलब एक के साथ 2 जलयान पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई कम है ना, चौड़ाई कम है। लेकिन जब एक जलयान निकलता है, अब बताइए, एक जल निकला इधर से भी निकला, तो एक जगह इसको क्या कर देगा? दूसरे जलयानों को गोदीवाड़ा मतलब होता है जहाज रुकने का जगह। तो गोदी में बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वहां पे गोदी में पैक कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे रहो। समझे? रोक दिया जाता है, गोदी में रोक दिया जाता है। गोदीवाड़ा क्षेत्र में, गोदीवाड़ा मतलब जहाँ जहाज, पानी वाला जहाज का रुकने का जगह है, वहां पे क्या कर देता है? इसे रोक दिया जाता है ना। इस प्रकार इस नहर से एक दिन में अधिकतम 4 जलयानों का आवागमन संभव हो पाता है। अगर
दो ठो जाएगा भी ना जी, एक ठो जाएगा एक ठो आएगा, बस इतना ही हो सकता है। तो बताइए, तो अधिक से अधिक 4 जलयानों का 24 घंटा में, एक दिन में 24 घंटा में कितना जहाज जा सकता है? 4 घंटा का है कि 12 से 15 किलोमीटर स्पीड भी होना चाहिए। 12 घंटा का समय लगता है, तो एक जहाज को 12 घंटा, तो 2 को 24 घंटा, तो एक साथ उधर से जाएगा तो रुक रुक के कर लेगा, समझे, रुक रुक के हो जाएगा वो, तो 24 घंटा दिन भर में 4 जहाज लगभग टप सकता है, समझे। यह क्षेत्र है, बताइए यहाँ पे स्पीड में लेके जाएंगे तो तट नहीं टूटेगा जी। ये जो समुद्र का तट है, नहर का तट है, स्वेज नहर का तट है, ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टूटने जाएगा। यहाँ पे बता ही दिए, एक जहाज जा रही है ना, इतना इतना जहाज जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली कि इधर भी जहाज है, छोटी छोटी जहाज हो सकता है, बड़ी जहाज केवल 4 ना। चलिए, स्वेज नहर की उपयोगिता, क्या उपयोगिता है स्वेज नहर का, इसे समझते हैं। स्वेज नहर के बनने से पहले जो जहाज यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते थे, उन्हें अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से आना पड़ता था, समझे। अगर यूरोप से भारत कोई भी आएगा व्यापार करने के लिए, तो इसी मार्ग का अनुसरण करेगा ना जी, इसी मार्ग का अनुसरण करेगा। यहाँ आएगा, फिर यहाँ से सोचिए यहाँ आएगा। अब स्वेज नहर बन गया, इधर से घुसा, इधर से ही निकल गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो बताइए, बहुत लंबी मार्ग का स्वेज नहर का उपयोगिता क्या है? इतना लंबा मार्ग है, स्वेज नहर बन गया तो कम तो ना हो गया जी। तो वही बात है, स्वेज नहर का उपयोगिता क्या है? उपमहाद्वीप की ओर यूरोप से आने पे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आते थे, उन्हें अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से जाना पड़ता था, जिसमें वास्को डी गामा भी इसी रास्ते से आया था, समझे। यह सब बात है। लेकिन इस नहर के बनने से पानी वाला जहाज भूमध्य सागर से चलते हुए लाल सागर में प्रवेश करते हैं और अंत में हिंद महासागर में पहुंच सकती है। मतलब यह हुआ, इसके चलते यूरोप से चलने वाले जहाज भूमध्य सागर होते हुए स्वेज नहर को टप के लाल सागर में प्रवेश करके ये हिंद महासागर में प्रवेश कर सकती है। और किसी भी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार कर सकती है, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट इसी में है, स्वेज नहर बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व देश के मध्य दूरी काफी कम हो गई। ये सुदूर पूर्व देश है, ये पूर्वी देश है, ये पश्चिमी देश है। स्वेज नहर बनने से सुदूर पूर्वी देशों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होगा, मतलब मजबूत होगा, क्योंकि दूरी कम हो गया है ना, दूरी कम हो गया है, काफी कम हो जाती है। इस नहर के बनने का कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीकन किसे कहेंगे सर? अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका है, ये अफ्रीका का पूरा बड़ा हिस्सा है, तो इधर से जो आएंगे इधर से आ जाएंगे। पूर्वी अफ्रीकन देश है, ये पूर्वी अफ्रीकन देश है, केन्या, सोमालिया, ये सब है ना इस जगह जी, जिबूती है, ये सब देश है। तो ये सब देश में आने के लिए घूम के आएंगे तो इधर से आ जाएंगे, तो ना पूर्वी अफ्रीकन देशों के साथ व्यापार क्या हो जाएगा और मजबूत होगा, क्योंकि समय कम लग रहा है ना, खर्च कम होगा, समझे। अफ्रीकन देशों के साथ सरल मार्ग खुल गया और इससे लगभग 6000 मील कम दूरी तय करनी पड़ती है। कितना दूरी? 6000 मील दूरी को कम कर दिया यह स्वेज नहर। पहले 6000 मील अधिक दूरी तय करना पड़ता था, अब इतना दूरी कम हो गया, समझे। इस नहर के बनने के कारण ही यूरोप एवं इंडिया के बीच व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ हुआ। यूरोप और इंडिया के बीच ही नहीं कहिए, पूरा ऑस्ट्रेलिया भी ले लीजिए, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पूरा मजबूत होगा व्यापार। इससे अनेक देश जैसे पूर्वी अफ्रीकन और भारत, ईरान, पाकिस्तान, अरब देश जो सऊदी अरब ये सब देश है ना, ये सऊदी अरब, ईरान, ये सब देश है। सुदूर पूर्व एशिया के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में व्यापार की बड़ी सुविधा हुई और व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि इधर से टोटल व्यापार तो यही मार्ग के चलते सुलभ हो पाया आसानी से। पहले बहुत ज्यादा दूरी करना पड़ता था, अब नजदीक हो गया तो ज्यादा व्यापार होने लगा ना जी। जैसे
क्रांति आ गया व्यापार में, विश्व स्तरीय व्यापार में क्या हो गया, क्रांति हो गया। तो ये था स्वेज नहर। कैसा लगा वीडियो, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। टॉपिक नंबर 9 है ब्रह्मास्त्र में, कल का टॉपिक 9 नंबर में क्या है, शास्त्रीय नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्य का इतिहास क्या है, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, सभी को बारीकी समझेंगे। किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, उसका उद्भव कैसे हुआ है, सभी पहलू पे चर्चा करेंगे। इसलिए शास्त्रीय नृत्य कल के टॉपिक को मत छोड़िएगा, देख लीजिएगा। काहे कि अच्छा है शास्त्रीय नृत्य पढ़ना चाहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जय हिंद जय भारत।